हेलो एवरीवन। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। आज 18 जनवरी 2026 को जो रीट का साइंस मैथ्स का लेवल 2 का एग्ज़ाम हुआ था, उसके आंसर्स हम देखने का प्रयास करेंगे और हम देखेंगे कि जो हमारी ज्ञान वितान प्रकाशन की विज्ञान की पुस्तक है, उससे कॉन्सेप्ट बेस और वन लाइनर एक बुक होने के बावजूद भी कितना अच्छा कंटेंट और कितना उसने कवर करके आपको सिलेबस दिया है। और बहुत छोटी 100 पेज की पुस्तक होने के बावजूद भी उस बुक ने क्या एग्ज़ाम में डिलीवर किया है, वो हम आज देखने का प्रयास करेंगे। आपको विद प्रूफ बताया जाएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है, सही कथनों को चुनें। लवणों का जल अपघटन विलयन के पीएच मान में परिवर्तन नहीं लाता है। ये कथन बिल्कुल असत्य है। इसका क्या कारण है? आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ मैं पेज पे दिखाने का प्रयास करूँगा। ज्ञान विज्ञान साइंस सुदर्शन चक्र सामान्य विज्ञान पेज नंबर 103 पर लिखा हुआ है कि पर्पल अम्ल और पर्पल क्षार के जो लवण होते हैं उसका पीएच कितना होता है? 7। यानी वो कैसा होता है? उदासीन होता है। उसका 7 पीएच होने का मतलब क्या हुआ? उदासीन। यानी कि अगर आप कोई विलयन बनाते हैं, प्रबल अम्ल और क्षारक जब मिलेगा तो क्या बनेगा? लवण। और अगर लवण का विलयन बन रहा है तो उस लवण का विलयन का पीएच कुछ भी हो सकता है। यानी कि अगर आप लवण यहाँ पे जो लवण बन रहा है उसमें अगर प्रबल अम्ल है और प्रबल क्षारक है तो उसका पीएच 7 होगा। उसका पीएच 7 से कम भी हो सकता है, उसके साथ पीएच 7 से ज़्यादा भी हो सकता है। तो अगर लवण का जल अपघटन किया जाएगा तो उसके पीएच के मान में ज़रूर परिवर्तन होगा। तो पहला कथन गलत है। दूसरा कथन यह दिया गया कि लवण एक आयनिक यौगिक है। आयन बनते हैं क्योंकि अम्ल क्षार की अभिक्रिया होगी, जो तब बनते हैं जब एक अम्ल एक क्षार के साथ अभिक्रिया करता है। लवण कब बनेगा? जब एक अम्ल एक क्षार के साथ अभिक्रिया करेगा। और वो अभिक्रिया किस तरह की होगी? उदासीन होगी, क्योंकि अम्ल क्या है? अम्लीय है, उसकी पीएच 7 से कम है और क्षार की पीएच 7 से ज़्यादा है। अगर दोनों को एक साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो उसका पीएच कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ये आप देख सकते हो, क्लियर लिखा हुआ है पेज नंबर 101। अम्ल और क्षारक की क्रिया लवण से कराने पर जल और लवण व जल बनते हैं। और ये अभिक्रिया कैसी कहलाती है? उदासीनीकरण। इसका मतलब जो लवण होगा उसकी प्रकृति भी कैसी होगी? अम्लीय होगी। सॉरी, उसकी लवण की प्रकृति कैसी होगी? उदासीन होगी। राइट। और अपन अगर स्टेटमेंट डी देखें इसके साथ साथ, तो वहाँ लिखा हुआ है कि लवण की प्रकृति अम्लीय होती है, जो कि गलत कथन है। लवण की प्रकृति अम्लीय होना जरूरी नहीं है। लवण की प्रकृति कैसी होती है? उदासीन होती है। और दूसरा, अगर आप प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार ले रहे हैं तो वहाँ जो लवण बनेगा वो कैसा होगा? उदासीन। अगर प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार का लवण लोगे तो क्या बनेगा? पीएच 7 से कम होगी, जो कैसा होगा? एक अम्लीय लवण होगा। और अगर प्रबल क्षारक और दुर्बल अम्ल होगा तो अम्ल का प्रभाव कम आएगा, क्षारक का प्रभाव ज़्यादा होगा। तो पीएच क्या होगी? 7 से ज़्यादा होगी, जो क्या होगा? क्षारीय लवण होगा। यानी लवण के बारे में जो कथन कहा गया है यहाँ पर कि लवण की प्रकृति अम्लीय होती है, नहीं, ये गलत कथन है। लवण की प्रकृति अम्लीय हो सकती है, क्षारीय हो सकती है, उदासीन हो सकती है। तो ऑप्शन डी रॉन्ग है, ऑप्शन ए रॉन्ग है। तो ऑप्शन ए रॉन्ग है तो फर्स्ट कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन ए रॉन्ग है तो डी कैंसिल हो जाएगा, और ऑप्शन डी रॉन्ग है तो ऑप्शन सी रॉन्ग हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? केवल बी और सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक पिंड को एक अवतल दर्पण जिसकी वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, उसके सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर पिंड को रखा गया है।
यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर एक अवतल दर्पण रखा गया है और उस अवतल दर्पण के सामने वक्रता त्रिज्या की दूरी है 30, तो उसका फोकस कहाँ पर होगा, पहले इसका पता लगाना होगा। और वस्तु कहाँ रख गई है 20 सेंटीमीटर की दूरी, फोकस कितना होता है वक्रता त्रिज्या का आधा। अगर आपने बेसिक साइंस पढ़ के गए हैं, एनसीईआरटी पढ़ के गए हैं, तो आपको इसका जवाब मिलेगा। फोकस दूरी कितनी होती है वक्रता त्रिज्या की आधी। और यहाँ लिखा है पेज नंबर 163, गोलीय दर्पण में वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी से होती है दोगुनी। फोकस दूरी से दोगुनी क्या होगी वक्रता त्रिज्या होगी। अगर वक्रता त्रिज्या 30 है तो फोकस दूरी क्या होगी आधी, क्योंकि वक्रता त्रिज्या दोगुनी होती है, तो हमारी फोकस दूरी हो जाएगी 30 की आधी 15, राइट। तो यहाँ आप देख सकते हो फोकस यहाँ होगा, सी यहाँ होगा, और जो वस्तु रखी वो कहाँ रखी गई है 20 सेंटीमीटर, इस 15 सेंटीमीटर से आगे, यानी कि सी और एफ के बीच में, राइट। सी और एफ के बीच में वस्तु रखी गई है, तो उसके लिए प्रतिबिंब किस प्रकार का बनेगा। तो यहाँ लिखा गया है किसी अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की विभिन्न स्थितियाँ, विभिन्न स्थितियों पर प्रतिबिंब किस प्रकार का बनेगा वो यहाँ पर दिखाया गया है। तो आप देख सकते हो सी और एफ के बीच में, तो क्या होगा प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, सी से परे बनेगा प्रतिबिंब, विवर्तित होगा यानी बड़ा होगा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी दिया गया है, आवर्तित यानी कि बड़ा, वास्तविक और उल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। संवेग में परिवर्तन, संवेग के परिवर्तन की दर बल है। तो संवेग में परिवर्तन, संवेग क्या होता है p, मोमेंटम। अगर परिवर्तन की बात करें समय के साथ परिवर्तन क्या होगा, अपन लिखेंगे d/dt। तो क्या हो जाएगा a का मिलान हो जाएगा थर्ड से, a का मिलान थर्ड से हो जाएगा, a में 3, तो आंसर आ गया हमारा। अगर फर्स्ट आपको पता है a में थर्ड होगा तो आंसर आ जाएगा। तो बहुत बार जब मिलान के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो वो इजी हो जाते हैं। हमको लगता है कि एक ही प्रश्न में 4 प्रश्न पूछे गए हैं, जबकि अगर यहाँ पर पहला ही प्रश्न अगर हमको पता है कि संवेग परिवर्तन की दर क्या होती है dp/dt, तो a का थर्ड हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा सी। चलिए और देखते हैं अभिकेंद्रीय बल क्या होगा, mv²/r, बी में हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट न्यूटन का तीसरा नियम, न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यानी कि उस पर जब क्रिया की प्रतिक्रिया होती है तो जब उस पर बल लगता है तो विपरीत दिशा में लगता है, लेकिन उसका परिमाण समान रहता है। अगर आप 10 न्यूटन का बल लगा रहे हो किसी वस्तु पर, तो वो वस्तु भी आपके ऊपर 10 न्यूटन का बल लगाएगा, लेकिन उसकी दिशा क्या होगी विपरीत। तो विपरीत दिशा का मतलब हुआ यहाँ FAB और FAB, बल का परिमाण तो सेम रहेगा लेकिन उसकी दिशा क्या रहेगी विपरीत। इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा गया है माइनस का चिन्ह। माइनस का चिन्ह क्या दिखाता है कि उसकी दिशा कैसी है विपरीत है। तो अगर आपको न्यूटन का नियम पता होता तो भी ये आंसर हो जाता। वस्तु का भार क्या होता है mg। चलिए देखते हैं हमारी पुस्तक में लिखा हुआ है पेज नंबर 134, गति के तीसरे नियम के अनुसार एक वस्तु पर दूसरी वस्तु द्वारा लगने वाला बल परिमाण में समान और दिशा में होता है विपरीत। यानी परिमाण कैसा होगा समान, F/F, इसी से आंसर हो जाता। और दिशा कैसी है विपरीत, तो क्या लग जाएगा -F। नेक्स्ट पेज पे देखिए गुरुत्वाकर्षण चैप्टर में यहाँ क्लियर देखा है किसी वस्तु का भार होता है mg। तो अगर आपको 2 भी पता होते हैं आप इसका मिलान कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी एक माध्यम में अनुदैर्ध्य ध्वनिक तरंग का वेग उसके प्रत्यास्थ गुणों और जड़त्व गुणों पर निर्भर करता है।
सामान्य पदार्थों में ध्वनि के वेग के अनुसार सही घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करें, यानी सबसे ज़्यादा का पहले बताना है कि किस में सबसे ज़्यादा वेग होता है। तो सबसे ज़्यादा वेग होता है एल्यूमिनियम में। ए कहीं पे भी यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन में हमको बोनस मिलना चाहिए। अब इसका अगर आंसर ढूंढने का प्रयास करें, एल्यूमिनियम अगर छोड़ देते हैं, एल्यूमिनियम नहीं है, तब क्या होगा। यहाँ सबसे पहले हम समझते हैं कि इस प्रश्न को उत्तर कैसे ढूंढा जा सकता है। सबसे पहली चीज़, जो ध्वनि का वेग होता है वो पेज नंबर 181 साइंस सुदर्शन चक्र इस पुस्तक में लिखा गया है। माध्यम में ध्वनि की चाल होती है। इसका ध्वनि की चाल का क्रम क्या होता है। सबसे ज़्यादा चाल होती है ठोस में, उससे कम द्रव में और सबसे कम गैस में। तो अगर हम केवल ठोस द्रव गैस से अंदाज़ा लगाएं तो सबसे कम किस में होगा, गैस में। तो सबसे लास्ट में क्या आएगा, हाइड्रोजन। डी आएगा सबसे लास्ट में, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। सोचने की ज़रूरत नहीं है। गैस है हाइड्रोजन, तो सबसे कम हो जाएगा डी। अगर उससे ज़्यादा पता करें, गैस के बाद पानी में ज़्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, बी। उसके बाद बचा इस एल्यूमिनियम, तांबा और स्टील। तो सबसे ज़्यादा होगा, सबसे कम होगा इन तीनों में से तांबा, उसके बाद होगा स्टील, उसके बाद स्टील होगा जो ए लिखा हुआ एल्यूमिनियम, यहाँ स्टील आना चाहिए और उसके बाद एल्यूमिनियम आना चाहिए। लेकिन अब यहाँ इन्होंने गलती कर दी कि पहले ई लिख दिया और उसके बाद ए लिख दिया, जबकि ए और उसके बाद ई होना चाहिए था। लेकिन आंसर क्या हो जाएगा फिलहाल के लिए, डी हो जाएगा। और यह हमने एक सारणी में दिखाया हुआ है कि एल्यूमिनियम का वेग ज़्यादा होता है और स्टील का कम होता है। लेकिन एग्जामिनर ने जो ऑप्शन दिए हैं उसमें स्टील को ज़्यादा दिखाया गया है, एल्यूमिनियम को कम दिखाया गया है। इसलिए हमने लिखा है कि इसमें बोनस होगा पेज नंबर 183 पे। ये टेबल हमने बना के दी है। ठोस है तो ठोस में ज़्यादा होता है, उसके बाद द्रव तो जल हो गया और फिर हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित कोशिकीय घटकों को उनके व्यास के क्रम में जमाना है, क्रम में व्यवस्थित करना है। तो हम देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है माइक्रोट्यूबल, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट और थिक फिलामेंट। थिक का मतलब क्या होता है, मोटा। अगर मोटा तो उसका व्यास क्या होगा, ज़्यादा। सबसे ज़्यादा व्यास क्या होगा, डी का। देखिए डी होगा सबसे ज़्यादा, उसके बाद सभी जगह ए दिया हुआ है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। कॉमन सेंस की ज़रूरत थी, उससे भी हम इसको कर सकते थे। हालांकि क्वेश्चन ये बुक्स में आपको पढ़ने को नहीं मिलेगा, बट आप देख सकते हो यहाँ पे सूक्ष्म नलिका, सूक्ष्म तंतु, मध्यवर्ती तंतु और मोटा तंतु। अगर तंतु मोटा है तो उसका व्यास क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। ये हमारी पुस्तक में क्वेश्चन नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पादप कोशिकाओं और उनके कार्यों से संबंधित सही कथनों को चुनिए। पहले हम प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं। ऑप्शन ए क्या दिया गया है, अधिकांश मृदुतक की कोशिकाएं अपनी विभाजित होने की क्षमता बनाए रखती हैं। सही बात है। जो मृदुतक कोशिकाएं होती हैं वो पौधे में सभी भागों में पाई जाती है, जड़, तना, पत्ती, सभी जगह मृदुतक की कोशिकाएं पाई जाती है और वो विभाजित होने की क्षमता बनाए रखती है और अन्य प्रकार की पादप कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है और उसी से पादप का विभाजन होता है। इसको हम विभज्योतक ऊतक कहते हैं। और अगर विभाजन होने की क्षमता खो देती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, स्थायी ऊतक बोलते हैं। यानी कि मृदुतक कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता रहती है। फर्स्ट सही है। सेकंड बोल रहा है कोलेन कायमा कोशिकाएं दृढ़ों की, यानी स्क्लेरन कायमा कोशिकाओं की अपेक्षा ज़्यादा दृढ़ होती है। ये कथन गलत है, क्योंकि स्क्लेरन कायमा ज़्यादा कठोर होता है, कोलन कायमा कम कठोर होता है। नेक्स्ट देखते हैं। वाहिनी और वाहिका तत्व क्रियात्मक परिपक्वता पर मृत और लिग्नीकृत होते हैं। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। ये मृत कोशिकाएं होती है और लिग्नीकृत होती है, यानी कि लिग्निन से बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन डी, वाहिनिकाएं एक प्रकार की दृढ़ों की कोशिकाएं हैं और पादपों में जल का चलन करती हैं। तो जो वाहिनिकाएं हैं, अगर आप कैसे इंग्लिश वर्जन देखेंगे तो वो स्लेड से पूछा गया है, जो कि एक गलत ऑप्शन है। ये ये जल का चालन तो करती है लेकिन ये दृढ़ों की नहीं होती है, तो ऑप्शन डी रॉन्ग है। नेक्स्ट, मृदुतक की कोशिकाएं स्टार्च का भंडारण नहीं करती हैं। ये गलत कथन है, क्योंकि
जो मृदुतक होते हैं कोशिकाएं होती हैं वो स्टार्च का भंडारण, भोजन का भंडारण करती हैं। तो ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन ए और सी सही होगा। तो इसके लिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, केवल ए और सी। चलिए अब देखते हैं हमारी बुक ने किस प्रकार इस क्वेश्चन को हैंडल किया है। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप देख सकते हैं, यह लिखा वाहिनिकाएं, वाहिका, जाइलम रेशे और जाइलम पेरेन्काइमा संगठन किसके हैं? जाइलम उत्तक है। और ये क्या है? दृढ़ उत्तक नहीं है। वहाँ लिखा गया है वाहिनिका, वाहिका और ये कैसे हैं? मृत और लिग्नीकृत हैं, जबकि ये कैसे हैं? दृढ़ उत्तक है। नेक्स्ट, वहाँ दिखाया गया है, ऑप्शन में देखते हैं, हम ऑप्शन से मिलान करते हैं पहले। अगर आप यहाँ देखेंगे ऑप्शन बी में दिखाया गया है कि कोलन काइमा स्क्लेरन काइमा की अपेक्षा ज़्यादा कठोर होती है, जबकि ऐसा नहीं है। यहाँ हम देख लेंगे आप कि जो स्क्लेरन काइमा है, स्क्लेरन काइमा कठोर होता है, जबकि कोलन काइमा लचीला होता है। ऑप्शन में बताया गया है कि कोलन काइमा ज़्यादा कठोर है, जबकि स्क्लेरन काइमा कम कठोर है, जो गलत कथन को दिखाता है। यहाँ दिखा रहा है विभज्योतक उत्तक विभाजन की क्षमता खो जाने पर जिस उत्तक का निर्माण करता है उसे कहते हैं स्थायी उत्तक। और वहाँ पर स्थायी उत्तक की बात नहीं करके मृत उत्तक की बात की गई है, जिसमें विभाजन क्षमताएँ होती हैं। नेक्स्ट है भोजन और जल का परिवहन कौन करता है? सेवन उत्तक, जो कि मृदुतक होते हैं, यानी कि भोजन का स्टार्च का भंडारण करती है, तो सब कहते हैं सेवन उत्तक। और मृदुतक पेड़ पौधे के सभी भागों में पाई जाती है, इसलिए भोजन का जो सेवन उत्तक में वहन करना होता है वो पादप में भोजन का भंडारण मृदुतक कोशिका जरूर करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है प्रकाश के चैप्टर से, क्राउन कांच के लिए प्रकाश की विभिन्न रंगों को उनके अपूर्णांक के अनुसार बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करें। यानी अगर आप क्राउन कांच यानी आप प्रिज्म ले लें, तो प्रिज्म में जो प्रकाश आता है उस प्रकाश का विभाजन 7 रंगों में हो जाता है। उस विभाजन में जो विचलन होगा वो सबसे ज़्यादा किसका होगा? लाल रंग का। किसका होगा? रेड का, राइट। अगर आप यहाँ देखोगे तो आपको साफ नज़र आएगा, पुस्तक में दिया हुआ है सबसे अधिक विक्षिप्त होने वाला रंग कौन सा है? बैंगनी। और सबसे कम विचलन वाला कोण वाला कौन है? लाल रंग का विचलन क्या होता है? सबसे कम। ठीक है, तो लाल हो जाएगा सबसे कम और बैंगनी हो जाएगा सबसे ज़्यादा। बढ़ते क्रम में बताना है तो सबसे कम पहले क्या आएगा? लाल आएगा, लाल रंग में ए, उसके बाद सबसे लास्ट में डी, ए एंड डी। और कई ऑप्शन में दिया हुआ है ए एंड डी लास्ट में, कहीं नहीं दिया हुआ है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। बहुत ज़्यादा आपको यहाँ प्रयास करने की ज़रूरत नहीं थी। और अगर आपको विभ्योर पता है, कलर का सीरीज़ पता है कि विचलन किस प्रकार से होता है, तो पेज नंबर 167 पे दिया हुआ है सबसे अधिक से सबसे कम विचलन कौन प्रिज्म का क्रम होता है? विभ्योर। सबसे ज़्यादा हो जाएगा बैंगनी, सबसे कम हो जाएगा लाल, नीला, और क्या क्या ऑप्शन में दिया हुआ है? नीला और पीला, नीला के बाद पीला। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना था। आइसोब्यूटेन, आइसो में क्या होता है? CH, और 2 क्या लगेंगे वहाँ पे? CH3, CH3। तो ये ऑप्शन का हो जाएगा फर्स्ट। ए को 1 से मिलान करना है, तो देखिए ए का 1 से मिलान कहाँ है? सी और डी ऑप्शन में। उसके बाद एन ब्यूटेन, ब्यूटेन सबको बताएगा उसमें कितने कार्बन होते हैं? 4 होते हैं। सॉरी, ए का 1 से मिलाना, ओके। और एन ब्यूटेन में कितने कार्बन होंगे? 1, और यहाँ पे कितने दिए हुए हैं? 2 कार्बन, और एक लिखा हुआ है CH3। तो 1 2 3 और 1 4 कार्बन। तो एन ब्यूटेन का मिलान किससे हो जाएगा? सी का हो जाएगा 2 से। तो सी का यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है। अब बचा बी, तो बी में क्या हो जाएगा? एन आइकोसेन, ये हो जाएगा 18। तो बी में 3 और डी में
4। हमारी पुस्तक में ये प्रश्न हूबहू आपको नहीं मिलेगा, लेकिन केवल एन ब्यूटेन के आधार पर आप कह सकते हैं। ब्यूटेन दिया हुआ है CH3 CH3 CH CH CH3, तो CH2 का होल ट्वाइस और CH3, तो ये हो जाएगा एन ब्यूटेन। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये उष्मा से संबंधित चैप्टर का क्वेश्चन था। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। पानी का क्वथनांक कितना होगा? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। प्रशमन ताप प्राप्त 98.6 डिग्री और पानी का हिमांक 32 डिग्री और -18 डिग्री को, तो डी को 3 से मिला देंगे हम। D3 अगर A4 यानी अगर पानी का क्वथनांक भी आपको पता है तब भी आपका A4 और उसके बाद B1 और C B में 1 हो जाएगा 98.6, C में 2 हो जाएगा, पानी का हिमांक 32 डिग्री, राइट। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा A। अगर आपको एक फार्मूला कन्वर्ट करने का आता है, जैसा कि हमने पढ़ा हुआ है कि फ़ारेनहाइट और डिग्री सेंटीग्रेड में क्या संबंध होता है, क्योंकि मोस्टली डिग्री सेंटीग्रेड में हमको याद रहता है कि जैसे कि हम समझ सकते हैं कि जल का अगर क्वथनांक पूछा जाए तो होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड को हम फ़ारेनहाइट में चेंज कर सकते हैं इस फार्मूले से। अगर आपको जल का हिमांक बिंदु पूछा जाए या जमाव बिंदु पूछा जाए 0 डिग्री सेल्सियस, तो उसको भी हम चेंज कर सकते हैं। मानव शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इतना कोई टफ क्वेश्चन नहीं था। और अगर आप यहाँ पुस्तक में देखेंगे तो यहाँ ये भी दिखाया गया है, सीधा भी डायरेक्टली मिल जाएगा आपको। जल का क्वथनांक होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट या 100 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री किस ताप के समान होता है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, राइट। और अगर ये फॉर्मूला लगाते तो इजीली हो जाता। उसके बाद मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? 37 डिग्री 98.4 या 98.6 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये क्वेश्चन भी हमारी पुस्तक में ताप और ऊष्मा चैप्टर से डायरेक्ट आपको मिल जाएगा। विद कॉन्सेप्ट आपको हम दिखा रहे हैं कि कॉन्सेप्ट्स भी शामिल किए गए। केवल वन लाइनर का मतलब ये नहीं होता है कि आपको केवल फैक्ट्स पकड़ा दिए हैं, उसके अंदर फैक्ट्स भी है प्लस कॉन्सेप्ट भी है, राइट। बिना कॉन्सेप्ट के आप फैक्ट्स को याद करना आसान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 से सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। अगर आपको 1 से 30 तक भी अगर परमाणु क्रमांक याद है तब भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। जैसे सिलिकॉन 14, टाइटेनियम 22, तो डी में हो जाएगा 2, डी में हो जाएगा 2, तो डी में दो ऑप्शन है। उसके बाद टाइटेनियम हो जाएगा 22, बी में 3, तो बी में 3 हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। A4 B3 C1 D2, B3 का मतलब हुआ 22, C1 का मतलब हुआ रोडियम 45 और रेडियम 88। पेज नंबर 128, इसमें आपको आवर्त सारणी दी हुई है। उसमें आपको मिलेगा परमाणु क्रमांक मिलेगा, उसका द्रव्यमान मिलेगा, उसका प्रतीक के साथ नाम भी मिलेगा। तो टाइटेनियम 22, रेडियम 88, रोडियम 45 और ये लिया हुआ है आपको सिलिकॉन 40। जिससे आप क्वेश्चन इस आसानी से कर सकते थे। आवर्त सारणी आपको पता होनी चाहिए। साइंस का अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, अगर आपको आवर्त सारणी नहीं पता है, पूरा एक टॉपिक था आवर्त सारणी, तो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। उसी के आधारित अन्य प्रश्नों को भी हल किया जा सकता था। सूची 1 से सूची 2 को सम्मिलित करो। विद्युत चुंबक, तो विद्युत चुंबक का क्या होगा? चुंबकीय प्रभाव या चुंबकीय प्रेरण। विद्युत धारा और चुंबक का आपस में संबंध होता है, इसलिए नाम ही जो विद्युत चुंबक है।
विद्युत फ्यूज़, अगर फ्यूज़ है, विद्युत से आप फ्यूज़ की बात करोगे तो वो गर्म होगा। गर्म होगा कैसा होगा? ऊष्मीय प्रभाव। वोल्टेज सेल, सेल के अंदर क्या होता है? केमिकल्स होते हैं और उनसे क्या बनती है? बिजली बनती है। तो क्या होगा? विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। अब बचा हुआ क्या है? रेफ्रिजरेटर, ऊष्मागति का दूसरा नियम। रेफ्रिजरेटर और थर्मस, थर्मस भी ऊष्मागतिकी के दूसरे नियम पर आधारित है। चलिए देखते हैं इसका क्या हो जाएगा। ऑप्शन डी, ए में 3, बी में 4, ए में 3, बी में 4, सी में 2, डी में 1। अगर आपको ए में 3 पता होता विद्युत चुंबक तो सीधा ये क्वेश्चन हो जाएगा। ये हमारी पुस्तक में दिया गया है, पेज नंबर 143। फ्यूज़ के गर्म होने पर नियम का पालन होता है, जूल का तापन नियम। यानी कि फ्यूज़ किससे संबंधित है? तापन नियम से संबंधित है, यानी कि ऊष्मीय प्रभाव से संबंधित है। राइट। देखिए और भी कॉन्सेप्ट में समझाया गया है। विद्युत धारा के उसमें रासायनिक प्रभाव से संबंधित दिया गया है कि अगर किस प्रभाव कारण बल्ब का तंतु गर्म होकर दीप्त हो जाता है, ऊष्मीय प्रभाव। विद्युत धारा के चुंबकीय विक्षेप दिखाई देता है, चुंबकीय प्रभाव। राइट। आगे आप देख सकते हैं विद्युत चुंबक, विद्युत मोटर, विद्युत जनरेटर एक ही आधार पर कार्य करते हैं। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को दिखाते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण को दिखाते हैं। विद्युत चुंबक किससे संबंधित है? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया गया था। हालांकि अगर आपका बेसिक क्लियर है तब भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। इसमें दिया गया है कि ओम का नियम किसी चालक की विद्युत धारा, क्या लिखा गया है? किसी चालक की विद्युत धारा विभवांतर और प्रतिरोध निर्धारित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही बात है। पहला कथन क्या दिया गया है? ओम के नियम के अनुसार हर भौतिक स्थिति के अंतर्गत एक चालक का विभवांतर उससे प्रभावित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। ओम का नियम बिल्कुल सही दिया गया है। एक चालक का विभवांतर उससे प्रभावित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है, V समानुपाती I। लेकिन यहाँ पे एक गलती की गई है कि बाकी सभी चीज़ें कांस्टेंट एनर्जी, केवल वोल्टेज और विद्युत धारा की बात की जाएगी, बाकी सभी परिस्थितियाँ अपरिवर्तनीय होनी चाहिए। लेकिन यहाँ क्या लिखा गया? हर भौतिक स्थिति के अंतर्गत अगर उस चालक का ताप बढ़ा दिया गया है या अगर उस चालक की जगह अर्धचालक ले लिया गया, यानी पदार्थ की प्रकृति बदल गई है, तब भी वो ओम के नियम का पालन नहीं करेंगे। यानी कि ऑप्शन नंबर ए रॉन्ग है, क्योंकि हर भौतिक स्थिति में ऐसा संभव नहीं है। ओम का नियम हमारी पुस्तक में दिखाया गया है। किसी चालक तार, यहाँ सबसे पहले ध्यान रखना है कि चालक की बात की गई है, चालक तार होना चाहिए, अर्धचालक नहीं। किसी चालक तार के दो सिरों के विभवांतर में धारा प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, इसे कहते हैं ओम का नियम। ओम का नियम तो सत्य है, किसके लिए सत्य है? चालक के लिए। लेकिन ओम का नियम हर जगह पे हर एक परिस्थिति में लागू नहीं होता है। तीसरा, ओम के नियम का सदिश रूप E बराबर रो जे है। इस रो का क्या मतलब है? ये प्रतिरोधकता है। यानी कि हम ये समझ सकते हैं कि इस चालक तार का प्रवाहित धारा प्रतिरोध की होती है, समानुपाती, यानी कि उसका संबंध प्रतिरोधकता या प्रतिरोध से हो सकता है। राइट। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, सदिश रूप सही है। अर्धचालक ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यहाँ कहा गया है कि चालक का विभवांतर, ओम का नियम किसके लिए दिया गया था? चालक के लिए दिया गया था, अर्धचालक के लिए। क्योंकि अर्धचालक में जब ताप में परिवर्तन होता है, जब ताप में परिवर्तन होता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन चलना शुरू करते हैं। उससे पहले वो क्या होता है? अर्धचालक क्या होता है? कुचालक होता है। अगर उसमें ताप बढ़ा दिया जाए तो वो सुचालक हो जाता है, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह तेजी से होता है। तो अर्धचालक ओम के नियम का पालन नहीं करता, तो जहाँ ऑप्शन डी है वो कट जाएगा, ऑप्शन ए है वो भी कट जाएगा। तो बचा क्या? ऑप्शन ए बचा, केवल बी और सी। ओम के नियम का सदिश रूप जब ये हो गया तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो इस पुस्तक ने कथन कारण होने के बावजूद भी बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है, आप देख सकते हो। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ा है, बेसिक पढ़ा है, तो पेपर में इतना दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन अगर आप
कहीं कोर्सेज खरीद रहे हो, बहुत सारे कोर्सेज खरीद लिए, बहुत सारे प्रैक्टिस पेपर आप लेके आ गए, लेकिन आपको बेसिक चीज़ें नहीं पता, उनका अप्लाई करना नहीं आ रहा है, तो फिर आपका पढ़ना इतना सफल नहीं हो पाएगा। और जो आप पढ़ रहे हो उसका बेसिक ज़रूर पढ़ें। ये जो हमारी पुस्तक है साइंस का सुदर्शन चक्र, सामान्य विज्ञान, ज्ञान वितान प्रकाशन है। प्रकाशन कौन सा है? ज्ञान वितान प्रकाशन। ये देख सकते हैं आप, ज्ञान वितान पब्लिकेशन से आपको ऑनलाइन अमेज़ोन पे और राजस्थान के किसी भी बुक डिपो पर आपको ये अवेलेबल हो जाएगी। और मात्र 200 पेज की पुस्तक है। ये नहीं, अगर 100 पर एक तरफ से अगर काउंट किया जाए तो 100 पेज हैं, और अगर दोनों तरफ से काउंट किया जाए तो केवल 200 पेज की पुस्तक है। और पुस्तक में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो प्लस टेक्नोलॉजी और इकोलॉजी, टेक्नोलॉजी में स्पेस टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तीनों को हमने कवर किया है सिर्फ 200 पेज में, राइट। और इतना गजब का इसने रिजल्ट दिया है। पिछले जितने भी एग्ज़ाम्स हुए उन सभी एग्ज़ाम्स में 90 to 95% इसने रेशियो हिट किया है। 95% एक्यूरेसी, 95% क्वेश्चन आए हैं इस पुस्तक में। हर पटवार का एग्ज़ाम हुआ हो, पुलिस का एग्ज़ाम हुआ हो, और वीडियो का एग्ज़ाम हुआ हो, चाहे जमादार ग्रेड 2 का एग्ज़ाम हुआ हो, चाहे डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी कमांडेंट का भी जो हाल ही में 4 पोस्ट के लिए एग्ज़ाम हुआ था, उसमें भी इसने 90 to 95% क्वेश्चंस दिए हैं। उसका कारण क्या है? ये एनसीईआरटी आधारित पुस्तक है। इस पुस्तक में कक्षा 6 से 10 तक के सभी कॉन्सेप्ट शामिल किए गए हैं। सभी एक चैप्टर में जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे हमने बना के दिए हैं। दूसरा, इसमें हमने कक्षा 12 तक 11 और 12 के महत्वपूर्ण तथ्यों को इसमें शामिल किया गया है, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को इसमें शामिल किया गया है। तीसरी इसकी खास बात यह है कि इसमें PYQ को भी शामिल किया गया है। प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस आए हैं एग्जाम्स में उनको भी हमने इसमें शामिल किया है, राइट। और इतना ज़बरदस्त माहौल बना हुआ है, कितना भयंकर पेपर आया है, इतना टाइम कंज्यूमिंग पेपर आया, बट आपका अगर बेसिक क्लियर है, बेसिक के साथ आप जाएंगे तो पेपर आपका बहुत अच्छा होगा। और दूसरी चीज़ कि आप मुख्य किताबों से भटक नहीं सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हैं या अपनी ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हैं तो आप अपना पहले बेस बनाइए। बेस बनाने के बाद ही आप एडवांस पे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा केवल बी और सी। यानी रक्त में CO2 अभिगमन के दौरान क्लोराइड आयन HCO3- बदले में RBC बाहर निकलते हैं, इसे क्लोराइड शिफ्ट का स्थानांतरण कहते हैं। सी भी सही है। भ्रूणीय हीमोग्लोबिन की सी रॉन्ग है। भ्रूणीय हीमोग्लोबिन की वयस्क हीमोग्लोबिन की तुलना में O2 के लिए बंधुता कम होती है, जबकि ऐसा नहीं होता। तो बी और सी रॉन्ग है, तो आंसर हो जाएगा बी और सी ऑप्शन ए। अम्ल के बढ़ने के साथ O2 के लिए हीमोग्लोबिन की बंधुता कम हो जाती है, ऐसा नहीं होता है। अम्लता बढ़ने के साथ O2 के लिए हीमोग्लोबिन की बंधुता कम हो जाती है, बिल्कुल सही कथन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नीचे दिए गए तत्वों को उनके गलनांक के अनुसार बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करें। गलनांक के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है, तो सबसे ज़्यादा जो गलनांक होता है इन दिए गए तत्वों में से सोडियम, उससे कम होता है मैग्नीशियम, उससे कम होता है फॉस्फोरस, और सबसे कम होगा आर्गन का। आर्गन का लगभग क्वथनांक माइनस में होता है, -189 के समथिंग, राइट। तो सबसे कम होगा आर्गन सी। सबसे कम किसका होगा? सी। उसके बाद डी फॉस्फोरस, उसके बाद बी मैग्नीशियम, और सबसे ज़्यादा गलनांक होगा सोडियम का, राइट। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए देखते हैं, अगर आपने आवर्त सारणी पढ़ा और आवर्त सारणी के कुछ महत्वपूर्ण तत्वों के गुणों के बारे में अगर आपको जानकारी है कि परमाणु त्रिज्या आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है, और वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर
बढ़ती है। इसका क्या कारण है? क्योंकि अगर आप बाएं से दाएं जाएंगे तो परमाणु त्रिज्या बड़ी होगी, क्योंकि कोस बढ़ते जाएंगे, और वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर जो त्रिज्या होगी वो घटेगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण प्रभावी नाभिकीय आवेश ज़्यादा होता है, अतिरिक्त कोश नहीं आते हैं, और इलेक्ट्रॉनों के प्रभावी नाभिकीय आवेश के कारण उसकी त्रिज्या बढ़ती है। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर कोश बढ़ता है, इस कारण से उसकी त्रिज्या बढ़ती है, और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश के कारण, कोश नहीं बढ़ने के कारण इसकी त्रिज्या घटती है। इसी प्रकार विद्युत ऋणात्मकता के बारे में बात की गई है, इलेक्ट्रॉन बंधुता के बारे में बात की गई है, आयनन ऊर्जा, आयनिक त्रिज्या, ऑक्सीकारक गुण, और यहाँ से हमारा प्रश्न बना कि गलनांक के बारे में, कि गलनांक बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता है और वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर घटता है। तो अगर आपको पता है आवर्त सारणी के बारे में आपको जानकारी है, तो आप देख सकते हो कि गलनांक बढ़ेगा जब हम बाएं से दाएं चलेंगे तो, राइट। उसी पर आधारित ये प्रश्न था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 6th क्लास का क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। अंत्यशोषण का मतलब सांस अंदर लेना, उच्च वसन यानी सांस छोड़ना। तो अंत्यशोषण में क्या होगा, जो हमारी पसलियाँ होगी वो बाहर की तरफ जाएगी, और जो डायफ्राम होगा वो संकुचित होगा, यानी कि वो कहाँ जाएगा, उसकी गति किस तरफ होगी उस पर डिपेंड करेगा कि वो संकुचित होगा या, जब नीचे की ओर गति करेगी तो मांसपेशियाँ डायफ्राम क्या होगा, संकुचित होगा। अंत्यशोषण सांस अंदर लेना, पसलियाँ बाहर की ओर ऊपर की ओर गति करती है, तब डायफ्राम की गति क्या होगी, नीचे की ओर होगी, नहीं वो संकुचित होगा। यानी ए का मिलान होगा 2 से, ए में 2 आ जाएगा। देन बी उच्च वसन में क्या होगा, बाह्य अंतरशिरीय पेशी इन मांसपेशियाँ फिर से पसलियाँ बाहर की ओर जाएगी, और डायफ्राम क्या होगा, शिथिल होगा। तो बी का हो जाएगा 3, A2 B3। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सी में 1, डी में 4, सी में 1 और डी में 4। आप देख सकते हैं यहाँ स्पष्ट अपनी पुस्तक में लिखा हुआ है। ज्ञान विज्ञान प्रकाशन, पेज नंबर 18, साइंस सुदर्शन चक्र, सामान्य विज्ञान। अंतःशोषण सांस अंदर लेना, पसलियाँ बाहर, तब डायफ्राम की स्थिति क्या होगी, नीचे की ओर, यानी वो संकुचित होगा। और उच्च वसन में डायफ्राम गति करता है ऊपर की ओर, यानी कि शिथिल हो जाता है। डायफ्राम नीचे की ओर गति करने पर वक्ष का आयतन बढ़ जाता है। उच्च वसन के गैसों का मिश्रण होता है जिसमें सर्वाधिक होती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो सभी तरह की यहाँ पर जानकारी, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर किया गया है। श्वसन में पेशियों को गति करने में सहायक होता है डायफ्राम। मानव के फेफड़े कहाँ स्थित होंगे, वक्सुआ में, राइट। तो अगर आप इस पुस्तक को पढ़ते हैं तो कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा कथन उचित है, यानी सही बताना है। ऑप्शन नंबर ए, समान परमाणु संख्या परंतु विभिन्न न्यूक्लियॉन अंग के परमाणु तत्व के समस्थानिक होते हैं। बिल्कुल सही कथन है। परमाणु संख्या समान, यानी परमाणु संख्या का मतलब होता है प्रोटॉन संख्या। अगर उनका प्रोटॉन संख्या समान है और विभिन्न न्यूक्लियॉन यानी न्यूट्रॉन की संख्या अलग है, तब उन्हें क्या कहा जाता है, समस्थानिक कहा जाता है। ये आप देख सकते हैं पेज नंबर 82 क्लियर लिखा हुआ है। एक ही तत्व के परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन समान परंतु न्यूट्रॉन की संख्या अलग हो, उन्हें क्या कहा जाता है, समस्थानिक कहा जाता है। ऑप्शन बी बताया, वे यौगिक जिनमें धातु तत्व नहीं होते हैं वे प्रारूप रूप से अणु के सहसंयोजक यौगिक बना सकते हैं, जो कि बिल्कुल सही बात है। वे यौगिक जिनमें धातु तत्व नहीं होते हैं वे क्या बनाते हैं, सहसंयोजक यौगिक बनाते हैं। सहसंयोजक बंध के बारे में आपने पढ़ा होगा कि अगर उसमें केंद्रीय धातु परमाणु हो तो वो उप सहसंयोजक बंध बनाते हैं, और अगर उसमें धातु तत्व नहीं होते हैं तो वो सहसंयोजक बंध बनाते हैं। जैसे आप CO2 की बात कर सकते हैं, CH4 की बात कर सकते हैं, ये सभी क्या बनाते हैं, कार्बनिक यौगिक सभी क्या बनाते हैं, सहसंयोजक यौगिक बनाते हैं। नेक्स्ट, मैग्नीशियम का ऑक्सीकरणांक -2 होता है जब Mg+2 कैटायन की अवस्था में होता है। जब Mg+2 है तो उसकी ऑक्सीकरण अवस्था माइनस में
नहीं हो सकती, ये गलत कथन है, क्योंकि Mg+2 का मतलब होता है कैटाइन, और कैटाइन +2 लगाना होने का मतलब है कि उसकी ऑक्सीकरण अवस्था प्लस में होगी। जैसे अगर आपको दिया गया है O-2 तो जिसको ऑक्सीकरण अवस्था माइनस में होगी। सहसंयोजी आबंध ध्रुवीय नहीं होने चाहिए। सहसंयोजी आबंध ध्रुवीय हो सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ध्रुवीय होने का मतलब होता है कि उस तत्व के चारों ओर विद्युत आवेश का वितरण किस प्रकार से है। अगर आयनिक यौगिक है तो वो ध्रुवीय हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन सहसंयोजी आबंध हो तो ध्रुवीय होना चाहिए। तो ऑप्शन डी भी रॉन्ग है, इसका मतलब केवल ए और बी, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप देख सकते हैं अपनी बुक में क्लियर पेज नंबर 107 पर लिखा गया है, परमाणुओं के बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के संयोग से बनने वाला बंध कैसा होता है। सहसंयोजक बंध होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों के संयोग से बनने वाला बंध कैसा होगा, सहसंयोजक बंध होगा। इसमें से ऑप्शन सी और डी को हम समझ सकते हैं। सहसंयोजक बंध क्यों होगा, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है, इसलिए वो ध्रुवीय नहीं होता है। ऐसा कहना गलत है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का अगर साझा हो रहा है तो वहाँ आवेश का वितरण ज़रूर होगा, तो ध्रुवीय होना चाहिए। यहाँ देख सकते हैं आप संक्रमण धातुओं की कुछ ऑक्सीजन अवस्थाएं दिखाई गई है। अगर प्लस का साइन है तो ऑक्सीजन अवस्था माइनस में नहीं हो सकती। ये Mn की सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन अवस्थाएं होती हैं 2 से लेकर 7 तक। ये भी प्रश्न पूछ सकता है एग्जाम में कि सबसे अधिक ऑक्सीजन अवस्थाएं दिखाने वाला तत्व कौन सा है, मैंगनीज। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है। ऑप्शन ए चिकन पॉक्स, रोगाणुओं से संबंधित पद, किससे उसका रोग कारक क्या है। चिकन पॉक्स का हो जाएगा 3 वेरिसेला जोस्टर, बी में 1 रूबेला, ये जर्मन मीजल्स होता है, खसरा होता है जर्मन खसरा, मम्स रूबेला वायरस, और डिप्थीरिया कोरिनी बैक्टीरिया। तो ए में 3, बी में 1, ए में 3, बी में 1 और किसी में नहीं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। चलिए देखते हैं। विषाणु जनित रोग हमारी पुस्तक में दिया गया है। ए छोटी माता, चिकन पॉक्स किससे होता है, वेरिसेला वायरस, गलसुआ मम्स वायरस, डिप्थीरिया कोरिनी बैक्टीरियम, राइट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सूर्य के चारों ओर ग्रहों की कक्षा का वर्णन उसकी दीर्घ अक्ष और उसकी उत्केंद्रता के द्वारा दिया गया है। शून्य उत्केंद्रता एक वृत्ताकार कक्ष के तदनुरूपी है। शून्य से अधिक तथा 1 से कम उत्केंद्रता दीर्घवर्ती कक्षा के तदनुरूपी है। पृथ्वी की कक्षा की उत्केंद्रता का मान क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा सी 0.067। ये भी हमारी पुस्तक से नहीं पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है। कोशिका के विभाजन के दौरान जीन विनिमय, पहली बात क्या पूछी गई, जीन विनिमय यानी क्रॉसिंग। अगर जीन विनिमय पूछा जा रहा है तो समसूत्री विभाजन गलत हो जाएगा, क्योंकि समसूत्री विभाजन में इस तरह का नहीं होगा, क्योंकि कई कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन होता है, तो ये दोनों ऑप्शन हट जाएंगे। अब बचा अर्धसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, 3 ऑप्शन बचेंगे। यहाँ दिया गया कि अर्धसूत्री विभाजन में भगिनी अर्धसूत्रों के बीच, अर्धसूत्री विभाजन में भगिनी अर्धसूत्रों के बीच जीन विनिमय होता है, गलत कथन है। अभगिनी सूत्रों के बीच होता है, तो अभगिनी सूत्रों का ऑप्शन कौन सा है, अर्धसूत्री विभाजन में समजात गुणसूत्रों के अभगिनी गुणसूत्रों के बीच, केवल सी राइट होगा। अर्धसूत्री विभाजन असमजात गुणसूत्रों के अभगिनी गुणसूत्रों के बीच में नहीं होगा, केवल समजात गुणसूत्रों के अभगिनी सूत्रों के बीच होगा। आप देख सकते हैं हमारी बुक में ये कॉन्सेप्ट दिया गया है कि काई कोशिकाओं में क्या होगा, समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन हट जाएगा। वहाँ पूछा गया है कोशिका में केंद्रक से गुणसूत्र किस अवस्था में बनते हैं। कोशिका में केंद्रक से गुणसूत्र बनने का मतलब है जीन विनिमय, जीन क्रॉसओवर। तो कौन सी अवस्था में होता है, प्रोफेज अवस्था में होता है।
हम ये कह सकते हैं कि जो जीन विनिमय का मतलब हुआ कि केंद्रक से गुणसूत्र बनना चाहिए प्रोफेज अवस्था में, और वो कहाँ होता है, कब होता है, जब समजात गुणसूत्रों के अभगिनी अर्धसूत्रों के बीच में होता है। तो कॉन्सेप्ट से इस क्वेश्चन को हल किया जा सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सही है? सभी अनिवार्य अमीनो अम्लों का संश्लेषण शरीर में पर्याप्त मात्रा में होता है। ये गलत कथन है। गलत क्यों है आप देख सकते हैं। हमारी पुस्तक में लिखा गया है पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाती है? अमीनो अम्ल। जब प्रोटीन का पाचन होता है तो अमीनो अम्ल प्राप्त होते हैं। इसका मतलब अमीनो अम्लों की शरीर में कमी होने के कारण ही हम प्रोटीन को लेते हैं। अगर हमारे शरीर में अमीनो अम्ल का संश्लेषण होगा तो फिर प्रोटीन की लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये ऑप्शन ये गलत है। अमीनो अम्ल संश्लेषण नहीं करता पर्याप्त मात्रा में, कुछ मात्रा में करता है। वसा उत्तक का मुख्य कार्य वसा लसीकणों से ट्राइग्लाइसराइडों को निकालना है। बिल्कुल सही बात है। वसा उत्तक का कार्य ही वसा से संबंधित होता है। आप देख सकते हैं पेज नंबर 13, हमारे शरीर में वसा का संयोजन कौन करता है? वसा उत्तक या एडिपोज उत्तक। ऑप्शन सी, गैर कार्बोहाइड्रेटों स्रोतों से ग्लूकोज के बनने की प्रक्रिया ग्लूकोज वजनन या ग्लूकोनियोजेनेसिस कहलाती है। ये ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। गैर कार्बोहाइड्रेट से, अगर आप इसकी बात समझेंगे, कार्बोहाइड्रेट से अगर जो हो रहा है तो वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है और उसको ग्लाइकोलाइसिस कहेंगे हम, ग्लूकोजिनेसिस नहीं कहेंगे। ये देख सकते हो आप यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ मिलेगा। वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? तो वो कौन सा है? यकृत है। कौन सा है? यकृत। जबकि यहाँ क्या पूछा गया है कि गैर कार्बोहाइड्रेटों स्रोतों से ग्लूकोज के बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ग्लूकोजिनेसिस। अब ग्लूकोजिनेसिस हमारी पुस्तक में कहाँ मिलेगा आपको? ये तो ग्लूकोजिनेसिस है नहीं, और वो तो यकृत से होता है जो ग्लाइकोलाइसिस होता है। लेकिन इंसुलिन जो होता है वो क्या करता है? ग्लूकोनियोजेनेसिस में वृद्धि करता है। यानी कि गैर कार्बोहाइड्रेट, जब कार्बोहाइड्रेट से होगा तो वो यकृत में हो रहा है, लेकिन गैर कार्बोहाइड्रेट से कहाँ होगा? इंसुलिन के द्वारा होगा। और भी कुछ हार्मोन्स होते हैं जो इस तरह का कार्य करते हैं। और ऑप्शन डी भी गलत है। साइनाइड एक मारक विष है क्योंकि एटीपी सिंथेसिस से संबंध होकर उसे अवरोधित कर देता है, जबकि एटीपी सिंथेसिस से अवरुद्ध नहीं करता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी और सी कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन और चलते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न पूछा गया था, इससे पहले भी रीट परीक्षा में ये पूछा जा चुका है। 30 ग्राम कार्बन में कार्बन की मात्रा मोल में क्या होगी? यानी आपको ग्राम में भार दिया गया है, ग्राम में द्रव्यमान दिया गया है, और आपको मोल पूछा गया है। तो अगर आप सिंपल सीधा सा फॉर्मूला लगाते, पेज नंबर 82, साइंस सुदर्शन चक्र ज्ञान विधान प्रकाशन, सीधा सीधा लिखा गया है मोलों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र कौन सा है? दिया गया द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान। तो कितना दिया गया द्रव्यमान? हमको द्रव्यमान दिया गया है 30 ग्राम, और मोलर द्रव्यमान यानी कि मोल में भार कितना होगा, परमाणु भार कितना होगा मोलर द्रव्यमान का मतलब, तो इसका हो जाएगा 12। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, तो लगभग दुगना परमाणु भार हो जाएगा। अब 12 का भाग लगाएंगे, 12 दूना 24, शेष बचा 6। 12 का भाग 6 में नहीं जाएगा तो हम लगाएंगे पॉइंट, यहाँ लगेगा 0, और 12 पंजे 60, कितना आ जाएगा? 2.5 मोल। ऑप्शन बी है इसका आंसर हो जाएगा। तो इसमें कोई मुश्किलात नहीं थी, आपको केवल फॉर्मूला लगाना था। इस तरह का क्वेश्चन भी हमने यहाँ करके दिया है। 52 ग्राम हीलियम में मोलों की संख्या होती है, यानी कि परमाणु भार द्रव्यमान में भार दिया गया द्रव्यमान कितना है? 52, और 4 क्या है? हीलियम का परमाणु भार। 4 का डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 13। यानी आपको हूबहू प्रश्न मिल रहा है। इतने टफ पेपर में अगर आपको इस तरह का प्रश्न मिल जाता है और हूबहू पढ़ा हुआ है,
कथन मैच कर रहे हैं बिल्कुल सीधे सीधे, कथन कारण होने के बावजूद भी, चार चार कथन होने के बावजूद भी अगर वन लाइनर पुस्तक आपके कॉन्सेप्ट के साथ आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प कर रही है, तो इससे अच्छा इन्होंने एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पूछे हैं। और हमारी जो पुस्तक है वो पूरी एनसीईआरटी बेस्ड है। और अब जिस तरह का आरएसएमएसएसबी या आरपीएस ने जो पैटर्न बनाया है, वो सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी बेस्ड पूछे जा रहे हैं। जो मूल राजस्थान बोर्ड की पुस्तकें जो थी उनको भी हमने इसमें शामिल किया गया है। अभी नई जो एनसीईआरटी की पुस्तकें चल रही है उनको भी हमने इसको शामिल किया गया है। तो यानी कि पूरा निचोड़ एक चैप्टर के अंदर जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो हमने आपको बना के दिए हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस विटामिन की कमी से त्रुटिपूर्ण रक्त स्कंदन होता है? तो आंसर हो जाएगा फिलोक्विनोन, राइट। फिलोक्विनोन किसे कहा जाता है? विटामिन के को कहा जाता है। फिलोक्विनोन किस विटामिन का नाम है? विटामिन के। और विटामिन के की वजह से क्या होता है, यहाँ देखिए सभी विटामिन के नाम दिए गए हैं और उनके रासायनिक नाम भी दिए हैं और उनके अभाव से होने वाले रोग हैं और उनके स्रोत भी दिए गए हैं। यानी एक ही जगह आपको सारी चीज़ मिल जाएगी। विटामिन के और रुधिर का अविरल बहना, आंसर हो जाएगा फिलोक्विनोन। और अगर आयन की बात करें तो कैल्शियम है जिसकी वजह से रक्त स्कंदन होता है। लेकिन यह रक्त स्कंदन में कमी पूछा गया तो क्या हो जाएगा? विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड के बीच अभिक्रिया के लिए बहुत ही आसान प्रश्न पूछा गया था। नाइट्रिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड के बीच अभिक्रिया के लिए पूर्ण संतुलित समीकरण। इन्होंने ये नहीं पूछा है कि आप इसकी अभिक्रिया करने से क्या उत्पाद बनेगा। इस प्रश्न को अगर ध्यान से पढ़ा होता, केवल वो पूर्ण संतुलित समीकरण पूछा गया, नहीं आपको संतुलित करना आता है या नहीं आता है वो पूछा गया है। तो उसके लिए हम क्या विधि अपनाते हैं? देखिए रासायनिक अभिक्रिया चैप्टर नंबर 90 पेज नंबर 95, यहाँ सीधा दिया गया रासायनिक समीकरण की संतुलित करने की विधि क्या है? हिट एंड ट्रायल। इसमें ज़बरदस्ती कोचिंग्स वाले उलझा रहे हैं और ज़बरदस्ती उसमें बताने का प्रयास किया जा रहा है कि इसमें HCl NaNO3 होगा, HNO3 होगा। आप सिंपल उसका केवल परमाणु जो दिए गए हैं आप उसको संतुलित कीजिए। आप कक्षा 10 में ये अच्छे से समझाया गया है कि इस तरफ जो क्रियाकारक है उसमें हाइड्रोजन कितने हैं या हाइड्रोजन कितने हैं, उत्पाद में हाइड्रोजन कितने हैं, उनकी आप संख्या को मिलान कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। और अगर आपको फॉर्मूला पता है कि HNO3 जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? HNO3। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? NaOH। और इससे जो बनने वाला उत्पाद होगा उसकी भी हम बात करेंगे। जैसे HNO3 बिल्कुल सही है, Na2OH होता ही नहीं है तो ये तो ऑप्शन ही गलत हो गया। HNO3 NaOH बिल्कुल ठीक है यहाँ तक। आगे देखते हैं HNO3 NaOH ये भी ठीक है, HNO3 NaOH तो ये भी ठीक है। क्रियाकारक में इधर इन तीन ऑप्शन में कोई समस्या नहीं। उत्पाद में चलते हैं NaNO3, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि NaNO3 NaNO3 NaNO4 NaNO2, यानी उत्पाद तो यही बनना है। तो इसका मतलब मुझे अगर थोड़ा सा जानकारी हो तो क्या बनेगा? NaNO3 बनेगा। NaNO3 कहाँ है? ऑप्शन बी में है। NaNO4 नहीं बनता है, NaNO2 भी नहीं बनता है और Na2NO3 भी नहीं बनता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? केवल बी। इतना सोचने की आवश्यकता ही नहीं थी, केवल हमको अगर फॉर्मूला पता है HNO3 क्या होता है, NaNO क्या होता है और बनेगा क्या? NaNO3। NaNO3 हमको पता है किसका होता है? चिली साल्ट पीटर, NaNO3। जब NaNO2 कुछ होता ही नहीं है, Na2NO3 भी कुछ नहीं होता है, NaNO4 भी कुछ नहीं होता है, तो ऑप्शन ही केवल बी बचा हुआ है। तो बहुत ही आसान प्रश्न था और संतुलित करने का था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ग्रहों की गति केपलर के नियम द्वारा अभिनियंत्रित होती है। बहुत ही अच्छा प्रश्न दिया इन्होंने कॉन्सेप्ट बेस पर। केपलर का दूसरा नियम क्षेत्रफल का नियम है जो कोणीय समय के संरक्षण के नियम के तुल्य है। हमारी पुस्तक में साफ साफ दिया गया है। केपलर के अनुसार
सूर्य और ग्रहों को मिलाने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है, यानी क्षेत्रफल का जो नियम है वो ग्रहों की गति का कौन सा नियम है, दूसरा नियम है। और इससे अगले ही पेज पर आपको यहाँ देखने को मिलेगा पेज नंबर 154, और इससे अगले पेज 155 पर आपको मिलेगा कि जो दूसरा नियम है केपलर का, कौन सा नियम कोणीय संवेग संरक्षण पर आधारित तो कौन सा है, दूसरा नियम। नहीं, क्षेत्रफल का नियम किससे संबंधित है, कोणीय संवेग से संरक्षित, कोणीय संवेग से संबंधित है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। केपलर का दूसरा नियम, इसका मतलब रैखिक संवेग संरक्षण, गलत हो गया। किसी ग्रह के आवर्तकाल का घन उसके दीर्घ अक्ष के वर्ग के समानुपाती होता है। चलिए हम देखते हैं इसका कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट होगा किसी ग्रह की औसत दूरी का घन, औसत दूरी यानी दीर्घ अक्ष का जो उसका आधा, औसत दूरी का घन, दूरी का घन, दूरी r का घन उस ग्रह के सूर्य के परितः परिक्रमण काल t के वर्ग के समानुपाती होता है, यानी कि r की घात 3 समानुपाती t की घात 2, यानी t की घात 2 यानी आवर्तकाल का वर्ग होना चाहिए। आवर्तकाल का घन दिया गया है, गलत। आवर्तकाल का वर्ग बिल्कुल सही है, उसके दीर्घ अक्ष के घन के समानुपाती होता है। तो केपलर की ग्रहों की गति के नियम से संबंधित था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अम्ल एक ऐसा पदार्थ है जिसमें प्रवृत्ति होती है, नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें। ऑप्शन ए दिया गया है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को स्वीकारने की। तो अम्लीय जो पदार्थ होते हैं उनकी अवधारणा केवल इलेक्ट्रॉन बेस्ड या प्रोटॉन बेस्ड थी। जो ब्रोंस्टेड लोरी ने दी थी या लुईस ने अवधारणाएं दी थी इलेक्ट्रॉन से संबंधित, तो न्यूट्रॉन की तो बात ही नहीं हो सकती। तो ऑप्शन ए और बी वैसे ही कट गया। इलेक्ट्रॉन को देने और प्रोटॉन को स्वीकार करने, उसके लिए क्या अम्ल होगा, प्रोटॉन का क्षय और इलेक्ट्रॉन को स्वीकार, ये क्या होगा, अम्ल होगा। प्रोटॉन का क्षय यानी प्रोटॉन दाता, प्रोटॉन दाता क्या होगा, अम्ल। और इलेक्ट्रॉन ग्राही, इलेक्ट्रॉन लेने वाला। ये देखिए पेज नंबर 104 यहाँ दिया गया है। प्रोटॉन दाता क्या है, अम्ल। प्रोटॉन दाता अम्ल और प्रोटॉन ग्राही, क्षार ग्राही की बात ही नहीं की, क्षार की बात ही नहीं की। और इलेक्ट्रॉन ग्राही होते हैं, प्रोटॉन दाता तो क्या है, अम्ल, और इलेक्ट्रॉन ग्राही क्या है, लुईस, अम्ल। तो इलेक्ट्रॉन ग्राही और प्रोटॉन दाता, यहाँ क्लियर लिखा हुआ है। प्रोटॉन का क्षय नहीं दाता, इलेक्ट्रॉन स्वीकारी नहीं ग्राही। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही कथनों को चुनें। तनु विलयनों और आदर्श गैसों के लिए रासायनिक विभव उसकी सांद्रता का लॉगरिथम फलन होता है, ये बिल्कुल सही है। ये विलियन चैप्टर से लिया गया है, क्लास 12 से, एनसीईआरटी से मिलेगा आपको। वाष्प दाब को कम करना विलियन का अणुसंख्या गुणधर्म नहीं होता है, ये गलत बात है। वाष्प दाब को कम करना विलियन का अणुसंख्या गुणधर्म होता है। अणुसंख्या गुणधर्म करके उसमें टॉपिक दिया गया है किस किस पर प्रभाव पड़ता है कणों की संख्या पर, वाष्प दाब पर। नेक्स्ट, प्रासरण अर्धपारगम्य झिल्ली और विलायक को सम्मिलित नहीं करती है, बिल्कुल गलत कथन है, क्योंकि प्रासरण के द्वारा ही किसमिस का अपन एग्जाम्पल पढ़ते हैं या हम कोशिका का एग्जाम्पल पढ़ते हैं, तो वहाँ अर्धपारगम्य झिल्ली होती है और वो प्रासरण के द्वारा विलायक को सम्मिलित नहीं करती है, गलत बात है। विलायक और विलय सम्मिलित हो जाते हैं। आदर्श विलयनों में विलय और विलायक दोनों रूलेट के नियम का राउल्ट के नियम का पालन, ये रूलेट लिखा इन्होंने, राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। आदर्श विलयन जो होते हैं वो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, उसमें विलय और विलायक भी दोनों राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। तो ए और डी सही है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए और डी। ऑप्शन बी सही है, ये हमारी पुस्तक से नहीं दिया गया है। अगर कॉन्सेप्ट की बात करें, ये हम देख सकते हैं यहाँ पर, विलयन में विलय की मात्रा कम होने पर कैसा होगा, अल्पप्राशनी दाब। यदि कोशिका का बाहर वाला विलयन अंदर के गोल से अधिक सांद्रता अति प्राशनित जल क्या होगा, कोशिका से बाहर आ जाएगा। इस तरह किशमिश को जल में डालने पर फूल का कारण क्या है, परासरण। तो परासरण में अर्धपारगम्य झिल्ली से विलयन जा सकता है। दो विलयनों में विलयन की सांद्रता समान होने पर कैसा होगा, समप्राशनदाबी विलयन। तो विलयन से संबंधित कॉन्सेप्ट भी यहाँ समझाया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रोजन की दूसरे तत्वों के साथ अभिक्रिया अधिकतर ऊष्मा शोषी होती है। सही बात है, जो धातुओं की होती है वो ऊष्मा क्षेपी होती है, लेकिन नाइट्रोजन की जो होती है वो ऊष्मा शोषी होती है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। मैग्नीशियम लाल ताप पर पानी के साथ बहुत धीरे क्रिया करता है। नहीं, ये कथन गलत है, क्योंकि मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा क्रियाशील होता है, बहुत अधिक क्रियाशील की श्रेणी में आता है, इसलिए धीरे क्रिया नहीं करता है। अमोनिया का अणु आकार में एक त्रिभुजी पिरामिड होता है। बिल्कुल सही बात है। अगर अब अमोनिया की आप संरचना देखोगे तो कुछ इस तरीके से बनेगी, NH3। राइट, तो ये त्रिभुजीय पिरामिड बनेगी, बिल्कुल सही है। प्लूटोनियम की परमाणु संख्या 84 है, ये गलत है। प्लूटोनियम की परमाणु संख्या 84 नहीं है, आवर्त सारणी में दिया गया है, आप देख सकते हैं आराम से। यहाँ आप देख सकते हैं जो नाइट्रोजन है, अगर नाइट्रोजन कोई भी अभिक्रिया लेड नाइट्रेट को गर्म करने मतलब ऊष्मा देना पड़ेगा, तो कैसे होगी? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हमें ऊष्मा देना पड़ती है उसे क्या कहते हैं? ऊष्मा शोषी। और जिसमें हमें ऊष्मा प्राप्त होती है उसको क्या कहेंगे? हम ऊष्मा सेपी कहेंगे। कुछ एग्जाम्पल भी दिए गए हैं, शोषण, प्राकृतिक गैस का दहन, सूर्य की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का वियोजन, ये सभी क्या है? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। हर एक कॉन्सेप्ट के साथ यहाँ पर इस पुस्तक को बहुत अच्छे से NCERT के फैक्ट्स को और NCERT के कॉन्सेप्ट को समझाया गया है। जैसे आप देख सकते हो कि रासायनिक अभिक्रिया में अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन और अवशोषण, ये सभी रासायनिक अभिक्रिया के गुण हैं। रासायनिक अभिक्रिया में क्या संरक्षित रहता है? द्रव्यमान। तो आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ साथ चैप्टर में आप पढ़ने की एक लयबद्धता रहेगी। ऐसा नहीं है कि कोई फैक्ट्स कहीं से उठा लिया और कहीं पे रख दिया, कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट्स उठा के रख लिए। आप जाकर उस चैप्टर को पढ़ेंगे, NCERT का चैप्टर पढ़ेंगे आप बुक से, और उसके बाद इस बुक को पढ़ते हैं तो बहुत जल्दी आप इसको रिवाइज कर पाएंगे। तो ये एक तरह से जब एग्ज़ाम पीक पर हो और बहुत कम समय बचा हो आपके पास, और आपको कॉन्सेप्ट के साथ अगर रिवीजन करना है और कॉन्सेप्ट क्लियर के साथ आपको लर्निंग पावर बढ़ानी है, क्योंकि इतनी मोटी बुक आप पढ़ोगे अगर NCERT की तो आप भूल जाओगे, और उस बुक को बार बार पढ़ने में समय ज़्यादा लगेगा। तो उसके लिए बहुत हेल्पफुल है। प्लस इस बुक को बनाने का उद्देश्य कंपटीशन के साथ साथ स्कूलिंग का भी था, कि स्कूलिंग में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए जब एग्ज़ाम होता है और एग्ज़ाम से पहले 10-15 दिन पहले का जो समय होता है, रिवीजन का जो समय होता है, वहाँ पर वो इसको पढ़ नहीं पाते हैं। एक तो उनका लर्निंग पावर कम हो जाता है, प्लस एग्ज़ाम में उनके पास अगर नोट्स नहीं है, तो नोट्स नहीं होने की वजह से, या उनके खुद पर्सनल जो नोट्स होते हैं वो नहीं बनाए उन्होंने, तो एक ही दिन में या 2 ही दिन में आप उस चैप्टर को, उस पूरी बुक को रिवाइज करना बहुत मुश्किल होता है। तो वहाँ ये बुक बहुत हेल्पफुल है। तो आंसर हो जाएगा इसका C, A और C केवल। देखते हैं अगले पेज पे, ये देखिए कुछ संरचनाएं दी गई है। XeF4 अगर F4 है तो क्या होगा? वर्गाकार है। F5 है तो क्या होगा? वर्ग पिरामिडी है। और वहाँ हमको दिया गया था NH3, जब 3 है तो कैसी होगी? त्रिभुजीय। कैसी होगी? त्रिभुजीय। जब 4 है तो वर्गाकार, 5 है तो वर्गाकार, तो NH3 के लिए क्या हो जाएगा? त्रिभुजीय पिरामिडी। ये जो आपको पेज दिख रहा है, तो ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो पूछे गए हैं एग्जाम्स में। मैग्नीशियम के लिए दिया हुआ है बहुत सबसे अधिक क्रियाशील, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। तो इस तरह से क्रियाशीलता घटती जाएगी। तो मैग्नीशियम के बहुत ज़्यादा क्रियाशील है, तो धीमे धीमे क्रियाशील नहीं होगा। तो ये थे हमारे प्रश्न, और साइंस से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए थे लेवल 2 साइंस मैथ्स रीट में, वो हमने आज किए हैं। और वीडियो कैसा लगा आपको, इसके बारे में ज़रूर आप कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हैं तो मैं कहूँगा आप इसको सब्सक्राइब ना करें, क्योंकि अगर आपको कंटेंट अच्छा लगेगा तो आपको भूलने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरी चीज़ कि इस पुस्तक को खरीदने के बाद, इस पुस्तक को पढ़ने के बाद आपको इतनी आत्मसंतुष्टि ज़रूर होगी कि जो मैंने इसका मूल्य दिया है
उससे कहीं ज़्यादा मुझे इसने ज्ञान दिया है, क्योंकि मात्र 160-170 रुपये में आपको ये बुक मार्केट में अवेलेबल है। थैंक यू वेरी मच।